नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीट शास्त्र में। दोस्तों आज हम, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम नीट के लिए क्रैश कोर्स आपके लिए लाएंगे, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्लास है आपकी, इस क्रैश कोर्स की पहली क्लास है। आपको मेरे कुछ पहले के कुछ अलग अलग टॉपिक्स के लेक्चर आपको मेरे मिले होंगे। अब हम एक सीक्वेंस में पढ़ाई करेंगे दोस्तों। इस नीट 2020 के लिए हम एक सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके इस पूरे सिलेबस को वाइंड अप करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, हमने ये चीज़ आपको पहले बताया था कि हम आइसोमेरिज्म में सीधे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे। पहले हम सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग सारे के क्वेश्चंस करेंगे, जो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं या फिर जो कुछ जरूरी क्वेश्चंस हैं या एग्जांपल्स हैं वो हम लोग लास्ट में करेंगे, हमारा इस थ्योरी का जो लेक्चर है उसको खत्म होने के बाद। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको पहले बताया था ये एडवांस लेवल का क्रैश कोर्स है। ये उन छात्रों के लिए है जिन छात्रों ने साल भर पढ़ाई की थी। ऐसा नहीं है कि आपने साल भर कोई पढ़ाई नहीं किया, अचानक से आपको ये वीडियो देख लें और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, ये बस ये वीडियो बनाने का एक मकसद है कि आपको आपकी इस खाली टाइम में, जिस टाइम पे सारी क्लासेस बंद है, आपको बस एक रिवीजन मिल सके। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो दोस्तों आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। एक नया पॉइंट यहां निकल के सामने आ रहा है। हमको पढ़ाया जाता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, नहीं, वो गलत है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज कुछ भी हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज ऑप्टिकल भी हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज फिजिकल भी हो सकती हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। ठीक है, हमको बचपन में पढ़ाया जाता था ओनली डिफरेंट स्ट्रक्चर, नहीं, सिर्फ डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा तो भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। और प्रॉपर्टी डिफरेंट है, प्रॉपर्टी में कई सारी चीजें आती हैं दोस्तों। जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक ही मॉलिक्यूल होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। अगर मान लीजिए कोई कार्बन है जिसके चारों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं, चारों ग्रुप वो डिफरेंट हैं, तो उसका एक फॉर्म जो होगा वो भी टेट्राहेड्रल होगा। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है, लाइट की एक्टिविटी है, उसमें मान लीजिए अगर कुछ उसका नेचर है, उसका जो दूसरा आइसोमर होगा जो लाइट का अपोजिट नेचर शो कर रहा है, उसका भी स्ट्रक्चर सेम होगा। तो ये सेंटेंस गलत है कि आइसोमर सिर्फ वही होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, लेकिन तब भी वो आइसोमर हो सकते हैं। वो हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज हम दोस्तों मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म या कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म जो होता है दोस्तों वो अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट बॉन्डिंग सीक्वेंस। बॉन्ड, एक कार्बन है, मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, और कई सारे ग्रुप है, इनके एक दूसरे से जुड़ने का तरीका अगर बदलेगा तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। वो जुड़े अगर सेम हैं लेकिन स्पेस में उनका अरेंजमेंट बदलेगा तो उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म करेंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बीच में। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए दोस्तों, हमको मेनली पढ़ना है दोस्तों कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। हमने स्ट्रक्चरल को बोला था इससे क्वेश्चन उतने आने के चांसेस नहीं है, तो स्ट्रक्चरल को हम लोग साइड में रखेंगे, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म हमारा दो टाइप का होता है दोस्तों, और वो दो टाइप कौन कौन से हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वो अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। पॉइंट नोट करने वाली पॉइंट है ये
कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है वो दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड में रोटेशन होता है उसमें रिस्ट्रिक्शन की वजह से पाया जाता है, बल्कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एराइज होता है एसिमेट्री की वजह से, यानी मॉलिक्यूल में सिमेट्री के ना पाए जाने की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एराइज होता है, और दो कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एराइज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मिस कर नहीं सकते आप इसको। ज्योमेट्रिकल आइसो, और हां ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें रिस्ट्रिक्शन रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो और एसिमेट्री भी पाई जाए, तो वो मॉलिक्यूल जो होगा दोस्तों वो आपका क्या होगा, ऑप्टिकल भी शो करेगा और हो सकता है ज्योमेट्रिकल भी शो करे। ठीक है, तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के दो पार्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इन्हीं दोनों पे हम बात करेंगे आज के दिन। आज का लेक्चर बेस्ड है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी कंडीशंस देखेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को फेवर करती है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, देयर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन एटम, एटम्स के बीच में जो रोटेशन होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। देखिए दोस्तों मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए कार्बन है और दूसरा कार्बन है, C2H6 का एग्जाम्पल लेते हैं, इथेन मॉलिक्यूल का अगर हम एग्जांपल ले दोस्तों, तो मान लीजिए एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप से जुड़े हुए हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, एक हेड ऑन ओवरलैपिंग सिंगल लाइन में ओवरलैपिंग हुई है, वन डायमेंशनल ओवरलैपिंग हुई है। इस ओवरलैपिंग में रोटेशन जो होता है वो फ्री होता है, यानी कि मान लीजिए CH3 ग्रुप एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो CH3 ग्रुप एक दूसरे से रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि वन डायमेंशनल ओवरलैप होता है जिसमें रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन जब पाई बॉन्ड पाया जाता है, तो दोस्तों बेसिक सी बात है, ज़्यादातर लोगों को ये बात पता होगी कि सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड दो पी ऑर्बिटल के पैरेलल, दो पी ऑर्बिटल जब पैरेलल होते हैं तो साइड वाइज ओवरलैप से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो पाई बॉन्ड है टू डायमेंशनल, प्लेनर ओवरलैपिंग की वजह से होता है, एक प्लेन में जब ओवरलैपिंग होती है उसकी वजह से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को बढ़ावा देता है। वो अगर मान लीजिए दो कार्बन है, ये दो कार्बन है, इसका एक ये पी ऑर्बिटल, इसका ये पी ऑर्बिटल, दोनों ऐसे करके ओवरलैप किए हैं, तो दोस्तों इसमें रोटेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो पहली कंडीशन है कि रोटेशन जो होना चाहिए एक मॉलिक्यूल के अंदर वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, और इसका एग्जांपल है दोस्तों डबल बॉन्ड और रिंग। होता तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी है, लेकिन आगे आप समझ जाएंगे कि क्यों ट्रिपल बॉन्ड को मैंने नहीं लिखा है। तो डबल बॉन्ड हो या रिंग हो, रिंग में भी जो रोटेशन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। सपोज करिए ये एक रिंग है दोस्तों, ये एक रिंग है 3 कार्बन की, तो इसमें अगर रोटेशन कराएंगे तो इसमें स्ट्रेन आएगा इस रिंग में, और उस स्ट्रेन की वजह से इसके बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, तो इसमें भी जो रोटेशन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। और डबल बॉन्ड में जो रोटेशन होता है वो तो रिस्ट्रिक्टेड होता ही होता है। ठीक है, पहली कंडीशन है ये, देयर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन एटम। दूसरी कंडीशन है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2 कार्बन हमने लिखे हैं, 2 कार्बन में हमने 2-2 ग्रुप लगा के रखे हैं, ए और बी। ठीक है, दूसरी कंडीशन है ये जो ए और बी होंगे दोस्तों वो अलग अलग होने चाहिए। अगर ये ए और बी सेम हैं तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड तो होगी, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बेसिकली मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सिंपल शब्दों में, फिजिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैं बता दे रहा हूँ, शायद ही आपको ये किसी ने आपको बताया हो। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब अराइज होता है दोस्तों, अगर हमने मान लीजिए एक कंडीशन है जिसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। पहली चीज, मान लीजिए ए और ए के बीच में हमने कुछ सर्टेन डिस्टेंस निकाली, वो डिस्टेंस आई x। ठीक है, उसके बाद हमने इस बॉन्ड को फ्लिप कर दिया, उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद हमने इस बॉन्ड को फ्लिप कर दिया और ए नीचे चला गया, तो अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है y, अगर x और y इक्वल हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, और अगर x और y इक्वल नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। तो ये 2 कंडीशंस है दोस्तों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। हम अब अपने अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
ठीक है, हम मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कितने ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, फटाक से इस क्वेश्चन को करिए और तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट, बहुत ईजी है, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, आपको देखना है रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और जो ए और बी ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फटाक से 2 मिनट का क्वेश्चन है, करिए। हम अपने थ्योरी पार्ट पे आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे हम लोग बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमको पढ़ना ये नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैं कैमरे को नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो नॉमेनक्लेचर है जो आप सब ने पढ़ रखा होगा वो है सिस ट्रांस या सिन एंटी। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट देखिए, दिस नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड व्हेन एटलीस्ट 2 ग्रुप्स आर सेम। जैसे कि अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं ए बी, सिस ट्रांस सिन एंटी तब इस्तेमाल किया जाता है जनरली जब इनमें से कोई जो एक ग्रुप है वो सेम हो। मतलब अगर A जो है वो CH3 है और A CH3 है, तब जाके ये सिस्टम यूज किया। अगर मान लीजिए ये चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट हैं तो उस केस में सिस ट्रांस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला, when same group is present on the same side then cis and if opposite then it is called trans। देखिए cis trans की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। पहली बात तो वो सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है। पहली बात तो वो सारी कंडीशंस याद रखनी है कि रोटेशन जो होना चाहिए वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और जो ए और बी ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए सेम ग्रुप जैसे ए सेम ग्रुप है, अगर ये सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड है तो इसको हम बोलेंगे सिस, अगर ये अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड है तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। ठीक है, यहां पे देखिए अपोजिट साइड है तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। ठीक है, देखिए इन केस ऑफ नाइट्रोजन सिस इज रिप्लेस्ड बाय सिन एंड ट्रांस इज रिप्लेस्ड बाय एंटी। इसका आगे मैं आपको एक एग्जांपल में आगे आपको दिखाता हूं। देखिए CH3 ग्रुप सेम साइड तो ये हो गया सिस, CH3 ग्रुप अपोजिट साइड तो ये क्या हो गया ट्रांस। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सिस ट्रांस निकालना। आपको आगे इसी पे तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं सिस ट्रांस के ऊपर। आगे हम लोग लास्ट में हम लोग देखेंगे दोस्तों, हम लोग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने के जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन थोड़े बहुत फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इसी टाइप के सिंपल और बेसिक सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया इजेड, ओके। हाँ, चलिए जीआई इन एल्डो ऑक्साइम में बात करते हैं दोस्तों। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि व्यू ना ब्लॉक हो। जीआई इन एल्डो ऑक्साइम के बीच में जीआई कैसे पाया जाता है। सबसे पहले बात मैं बताऊंगा ऑक्साइम क्या होता है। सॉरी, ऑक्साइम सबसे पहले मुझे आपको बताना है। हाँ, जीआई इन केस ऑफ ऑक्साइम। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये आपको बताना है। सबसे पहली बात जान लीजिए ऑक्साइम क्या होता है। मैंने यहाँ पे साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्साइम क्या होता है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद द हाइड्रोक्सिल अमाइन इज कॉल्ड ऑक्साइम। ठीक है, कोई कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, ये कीटोन भी हो सकता है या एल्डिहाइड। हाँ, एसिड या एसिड का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। कीटोन या एल्डिहाइड का जब हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है उसको बोलते हैं ऑक्साइम। अब देखिए बात क्या है कि लोन पेयर जो होता है, ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है इसको भी एक डिफरेंट ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। हम मानते नहीं है कि ये कोई ग्रुप नहीं, हम सोचते हैं कि ये कोई ग्रुप है। तो ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये भी शो करेगा ही करेगा। ठीक है, करना ही है इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसमें सिस ट्रांस तो फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रुप कार्बन पे लगा है वो यहाँ पे भी वो ग्रुप लगा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे सिस ट्रांस सिस्टम फॉलो नहीं होता है। ठीक है, चलिए
एल्डोक्साइम के केस में देखते हैं हम लोग सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखिए ये एक एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्सिल अमाइन से और हमको क्या मिल रहा है, एल्डोक्साइम। अब देखिए जब ये H और OH सेम साइड में होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सिन, और जब H और OH अपोजिट साइड में होते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी। ये चीज मैंने आपको, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, इस नोट्स में पूरी तरीके से लिखा है। व्हेन H ऑफ कार्बन एंड OH ऑफ नाइट्रोजन इन द सेम साइड देन सिन अदरवाइज एंटी। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। कीटोक्साइम में देख लेते हैं चलते चलते। ये कीटोन है, ये NH2OH से रिएक्शन किया, हमको कीटोक्साइम प्राप्त हुआ। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे यहाँ पे H और OH तो है नहीं, कोई फिक्स थोड़ी ना होता है कीटोन में कि R क्या होगा, लेकिन एल्डिहाइड में फिक्स रहता है कि एक हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, तो उसमें हम जनरलाइज कर देते हैं कि H और OH। यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे CH3 और OH सेम साइड में है तो इसको बोलेंगे सिन टू मिथाइल एंटी टू इथाइल, ठीक है, ये एंटी है। अब ये देखिए इस केस में दोस्तों यहाँ पे बोलेंगे एंटी टू मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल के एंटी है, और सिन टू इथाइल, सिंपल सी बात है। अब लास्ट नॉमेनक्लेचर जो दोस्तों है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लास्ट है, वो है आपका EZ सिस्टम, ठीक है, EZ सिस्टम। ये लास्ट थ्योरी का पार्ट आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, सिस ट्रांस और एंटी आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब ये लास्ट है दोस्तों, इसको कहते हैं EZ सिस्टम। चलिए देखिए इसमें क्या देखना है आपको। EZ सिस्टम जो होता है इसमें E का मतलब होता है एंटीगेन, एंटीजेजन, ENTGEGEN, और जेड से होता है जुसामान, ठीक है। दिस इज द यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर यूज्ड फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन। यानी कि ग्रुप सेम हो, ग्रुप डिफरेंट हो, बस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और A और B पर्टिकुलर कार्बन पे डिफरेंट होने चाहिए। अब वो चाहे कैसे भी हो, सबके केस में इसको इन्वॉल्व किया जा सकता है। एक और पॉइंट है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सिस ट्रांस एंड EZ। EZ और सिस ट्रांस के बीच में दोस्तों कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। सिस ट्रांस और EZ के बीच में कोई भी रिलेशन पाया नहीं जाता है, ठीक है। अब EZ में आगे नॉमेनक्लेचर में मैं आपको बता देता हूँ, रूल में बताता हूँ। EZ कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहली चीज ये देख लेते हैं EZ कैसे निकालते हैं। तो रूल्स है इसके, दो रूल्स है मेनली। पहला है डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ एटम और ग्रुप अटैच्ड विद द सेम कार्बन। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे दो ग्रुप लगे हुए हैं Cl और Br। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पर्टिकुलर कार्बन पे ये जो दोनों ग्रुप लगे हैं इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। प्रायोरिटी डिसाइड करनी है आपको CIP रूल से, कॉन इंगोल्ड प्रीलॉग सीक्वेंसिंग रूल से इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। सबसे पहली चीज, ये रूल क्या होता है, ये रूल कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्रायोरिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास इन सिक्वेंशियल मैनर। जैसे मान लीजिए ये Cl और Br, ठीक है, इस पार्टिकुलर कार्बन पे निकालना है। आप बताइए Cl और Br में एटॉमिक मास किसका ज्यादा होगा, Br का ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है ये 1 हो गया, ये 2। सिक्वेंशियल मैनर का यही मतलब है, प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, उसका नंबर दे देना है 1 और 2, ठीक है। पहला रूल तो ये है दोस्तों। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 2 आपका कहता है कि व्हेन द सेम प्रायोरिटी इज ऑन द सेम साइड देन Z एंड इज इफ अपोजिट साइड देन E। जैसे कि आपने देखिए इसमें किया, ब्रोमीन और हाइड्रोजन में इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, एटॉमिक मास, तो ये 1 हो गया, ये 2। Cl और H में किसका ज्यादा, इसका 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो 1 1 सेम साइड, जब सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड होते हैं तो उसको Z बोलते हैं, अदरवाइज E। सिंपल सी बात है दोस्तों। एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा अपने, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं डिस्कस करूंगा। तो ये क्वेश्चन आपको करके लाना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बॉन्ड इज एप्लॉयड, मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ बॉन्ड होता है। इसमें आपको बताना है ये E होगा या Z। इसका अगर आप चाहें तो आप इसके कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं इसका आंसर। और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बॉन्ड के रूल पे अलाउड है, ये
CIP रूल का ही एक पार्ट है, इसको मैं आगे आपको क्वेश्चंस करते टाइम इसको जरूर बताऊंगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की थ्योरी जितनी थी दोस्तों वो तो हमने खत्म कर दी है। अब अगले टर्म पे जब मिलेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की थ्योरी, उसके बाद जो सबसे मेन पार्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म का, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस, इंडक्टिव, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। तब तक आप इस चीज़ों को रिवाइज करिए, पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, जल्दी ही आपको लिंक इस नोट्स का मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहें, नमस्कार।